नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर। दोस्तों यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अभी इसमें हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है, जिसमें हमने प्राचीन भारत के सभी टॉपिक करवा दिए हैं और इसके बाद मध्यकालीन भारत के भी हमारे सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों अभी हमारा चल रहा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी हमने ये 19 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। आज हमारी प्रश्नावली है प्रश्नावली नंबर 20, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो दोस्तों आज हम ये प्रश्नावली करेंगे। तो दोस्तों आज जो प्रश्नावली हम इसमें करेंगे वह है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। तो दोस्तों प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव भारत के किस क्षेत्र में पड़ा है, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों अंग्रेजी शासन का प्रभाव भारत के आर्थिक क्षेत्र पर अधिक पड़ा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण की सूची दी गई है और सूची 2 में उनकी विशेषताएं दी गई है। तो दोस्तों पहला है वाणिज्यिक चरण, जो कि 1757 से 1813 के बीच में हुआ है। यह दोस्तों एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। और औद्योगिक चरण 1813 से 1860 के बीच में यह मुक्त व्यापार का काल माना जाता है। और वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 के बीच ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल माना जाता है। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। ऑप्शन ए 1 2 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों की लूट पलासी के युद्ध के पश्चात शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। तो दोस्तों ब्रिटिश काल में भारत में दहसाला व्यवस्था, जो कि एक भू राजस्व व्यवस्था थी, उसे अपनाया नहीं गया था। जबकि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश काल के समय भारत में लागू थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी। तो दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी। तो दोस्तों 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह थी कलकत्ता और आगरा के बीच। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। तो दोस्तों भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का जमींदार लोगों ने अधिक लाभ प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है वह बम्बई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्थाओं में जो कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी वह थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त को परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1820 में। अगला प्रश्न है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। तो दोस्तों महलवाड़ी प्रथा लागू की गई थी 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू हुए उनके नाम दिए गए हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। तो दोनों इन सभी जगहों पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में
भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत में बिहार क्षेत्र जो था वह अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि 18वीं सदी के दौरान बंगाल में जो वस्त्र उद्योग का पतन हुआ उस पतन का क्या कारण था? तो दोस्तों उस पतन का कारण था कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर देना पड़ता था, इसीलिए बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हुआ। अगला प्रश्न है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान वायनाड जनपद में लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों भारत के आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो दोस्तों सर टॉमस मुनरो जो हैं वह रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व अवधि में यानी स्वतंत्रता के थोड़ा पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भूराजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का 89% राज्य को देना तय किया गया था। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई वो क्षेत्र के नाम दिए गए हैं नीचे। जैसे पहला है मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। तो दोस्तों इन सभी जगह पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, तो ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थन इंडिया मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी कि 51% भूमि पर अपनाई गई भूराजस्व व्यवस्था कौन सी थी? तो दोस्तों भारत की सर्वाधिक भूमि यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भूराजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग जो कि 1929 में लागू हुआ था, इसका क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों व्हिटली आयोग का उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो दोस्तों 1881 में भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया और उनके प्रबंध से ही चलने वाला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त बंगाल में लागू नहीं हुआ था, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी यानी डी मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो दोस्तों सूची 1 में भूमियों की सूची दी गई है और सूची 2 में उस भूमि पर कौन सी प्रणाली लागू होती थी ये बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले है बड़े सामंतों को
आवंटित भूमि। तो दोस्तों बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत आती थी और मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत आती थी। और तीसरा है उपकिरायेदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयत प्रणाली के अंतर्गत आती थी। और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती महालवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत आती थी। तो दोस्तों ए का है 1, बी का है 4, सी का है 2 और डी का है 3। 1 4 2 3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण ये था कि भारी उद्योगों का अभाव था। अगला प्रश्न है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो दोस्तों 1813 में लागू चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, परंतु फिर भी वह चाय वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो दोस्तों 1833 का चार्टर्ड एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जो जमींदारों से अपेक्षा थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका यह कारण था क्योंकि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। प्रश्न नंबर 38 है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो दोस्तों पहला है, स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया और इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया, ये सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया और इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, ये भी सही है। और महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में भू राजस्व व्यवस्था की सूची दी गई है और सूची 2 में उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए हैं। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त में से संबंधित व्यक्तियों के नाम हैं कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शॉर। और रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति थे कैप्टन रीड, थॉमस मनरो और एलिफिस्टन। महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति थे होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें कौन शामिल थे? तो दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें ये 1 से 5 तक सभी क्षेत्र शामिल थे, जैसे गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है, और मध्य भारत के कुछ भाग, और मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 ये सभी है इसमें शामिल, इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में काश्तकारी अधिनियम के बारे में सूची दी गई है और सूची 2 में वह अधिनियम कब लागू हुआ वह वर्ष दिए गए। तो दोस्तों बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ था, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886 में, और दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में, और मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक जो है वो 1883 ईस्वी में लगाया गया है। तो ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ऑप्शन ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य और आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई थी। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो दोस्तों आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुए उसे मैकाले का 1835 के प्रपत्र ने उसका अंत किया और इसमें अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया। अगला प्रश्न है,
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को, जो कि 1854 में हुआ था। प्रश्न नंबर 44 है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिससे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो दोस्तों वे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया, जिस विधेयक का नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित आयोग या शिक्षा से संबंधित समिति इनमें कौन सी है, उसकी पहचान करें? दोस्तों पहला दिया है हर्टोग समिति 1929, ये शिक्षा से संबंधित आयोग है। लिंडसे आयोग 1929 का, और सप्रभु समिति 1934 की, और सार्जेंट योजना 1944 का। ये सभी शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो दोस्तों यह सिद्धांत था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। इसके तहत शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को देने का प्रस्ताव था और यह शिक्षा इस वर्ग से छन छन कर साधारण जन तक पहुंचे, ऐसा इसका उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। प्रश्न नंबर 48 है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऐसा हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में 1817 में शुरू हुआ था, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना की थी डेविड हेयर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो दोस्तों भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण था कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लिया गया और अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण रखा गया और इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर लगाया गया। इसीलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण रहे। अगला प्रश्न है, भारत में अनऔद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राक औद्योगिकरण यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि कौन सी थी? तो दोस्तों 1800 से 1850 की अवधि जो थी वह भारत में अनऔद्योगिकरण और प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना आरंभ हुई थी 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। दोस्तों वह गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, जिन्होंने भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है और कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। अगला प्रश्न है, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम बार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरत्रीय के नाम से भी जाना गया। ये श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह श्रीरामपुर है स्थित बंगाल में। श्रीरामपुर कहो या श्रीरामपुर कहो, दोनों एक ही नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे के निर्माण के क्या कारण थे? भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे कि ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत और ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना और आंतरिक विद्रोह व बाहरी आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, ये सभी रेलवे के निर्माण के कार्य थे। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी कहा है। अगला प्रश्न है, पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो दोस्तों पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी बंगाल के रेसरा में। अगला प्रश्न है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी बिहार में। अगला प्रश्न है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया,
जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया। यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था बुकानन ने। क्या कहा था? कि बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है आर.सी. दत्त का। क्या कथन है? कि वह ये कह रहे हैं कि भारतीय राजाओं के द्वारा जो कर लिया जाता है वह सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान है। जैसे सूर्य भूमि से पानी लेकर वापस भूमि पर बारिश के तौर पर पानी वापस कर देता है, उसी तरह भारतीय राजाओं के द्वारा लिया गया कर भी भारतीयों के लिए ही, लेकिन अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर जो है वो भारत को वापस नहीं मिलता, जबकि वो कर इंग्लैंड के उत्थान के लिए चला जाता है। तो दोस्तों ये कहा था आर.सी. दत्त ने। अगला प्रश्न है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। ये गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह उक्ति है जॉन सुल्लिवान की। उन्होंने कहा था कि हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। ये गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन जो कि कराची अधिवेशन था, उस 1931 में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव रखे गए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि मार्च 1931 में हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में अकाल से संबंधित आयोग दिया है और सूची 2 में उनके गवर्नर जनरल के नाम दिए हैं। तो दोस्तों भारत में जब अकाल पड़ा था तो उससे संबंधित आयोग बनाए गए थे। जैसे पहला है स्ट्रेची आयोग 1880 का, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लेटन, और लियाल आयोग 1897 के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलिगन, और मैकडोनल आयोग 1900 ईस्वी के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, और वुडहेड आयोग के समय 1943-44 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो दोस्तों 1942-43 में जो भीषणतम अकाल पड़ा था वह पड़ा था बंगाल में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? तो दोस्तों ब्रिटिश काल में जूट, कोयला, लोहा व इस्पात और सूती कपड़ा यह उद्योग धंधे विकसित हुए थे। ऑप्शन ए 1 2 3 5 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में जो राष्ट्रीय योजना बनाई गई थी उनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता यानी फेमाइन कोड कब प्रचारित किया था? तो दोस्तों अकालों को रोकने और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत ने अकाल संहिता 1883 में प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों रेलवे विभाग के लिए रेलवे बजट अलग हुआ था 1925 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो दोस्तों ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने और बसने की सर्वप्रथम अनुमति मिली थी 1833 में। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? माफ कीजिएगा, सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है कार्ल मार्क्स का। क्या कथन है? कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने
अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। अगला प्रश्न है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थविदों में कौन कौन शामिल हैं? तो दोस्तों भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, MG रानाडे, DN गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले और KT शाह। ये सभी इनमें से सभी भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ था 1916 में। अगला प्रश्न है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला औद्योगिक सम्मेलन 1907 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। यह आर्थिक जांच समिति 1925 में गठित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दोस्तों अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना करते हुए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी। प्रश्न नंबर 83, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का कौन सा एक परिणाम था? तो दोस्तों भारत पर अंग्रेजी शासन का आर्थिक तौर पर परिणाम था कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो दोस्तों 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए जो व्यापार नीति नहीं बनाई गई वह थी मुक्त व्यापार नीति। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? दोस्तों अपवहन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी का अर्थ होता है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो दोस्तों होम चार्जेस के अंतर्गत जो निधियां आती थी वह थी लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग की जाने वाली निधि और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ये सभी निधियां जो हैं वह होम चार्जेस के अंतर्गत आती थी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो दोस्तों भारत में रेल सेवा प्रारंभ करने वाली जो कंपनी का नाम था वो था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें तीनों सही है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? तो दोस्तों वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कौन से चार्टर्ड एक्ट के द्वारा खो दिया था? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को
1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसका एकाधिकार खो दिया था। दोस्तों ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली ब्रिटिश शासनकाल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यहीं समाप्त होता है। इसमें कुल 90 प्रश्न थे जो हमने पूरे कर लिए हैं। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह हमारी ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी और इस बुक को हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि आपको आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आएंगे सभी वीडियोस की PDF डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।